प्रिय छात्रों, पिछले क्लास में मैं आपको फाइटोप्लाज्मा के बारे में बताया था और उससे होने वाली बीमारियों के बारे में। आज मैं स्पाइरोप्लाज्मा के बारे में बताऊंगा और फाइटोप्लाज्मा से ये कैसे अलग है इसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। पिछले क्लास में आपको मैं बताना भूल गया था, फाइटोप्लाज्मा को सर्वप्रथम डोई एट अल 1967 में डोई और इसी नामक वैज्ञानिकों ने ढूंढा था और इसका नाम उन्होंने दिया था माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, MLO। ये नाम उन्होंने ऐसे इसलिए दिया था कि माइकोप्लाज्मा एनिमल्स में बीमारी उत्पन्न करता है, लेकिन यही माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म जब प्लांट्स में बीमारी पैदा करने लगे तो 1994 में इसका नाम फाइटोप्लाज्मा रख दिया गया। और पिछले क्लास में मैं फाइटोप्लाज्मा के बारे में आपको बहुत बता चुका हूँ, फिर भी आप दोहरा लें। फाइटोप्लाज्मा यूनिसेलुलर होता है और प्रोकैरियोट होता है और पौधों में बीमारी उत्पन्न करता है। स्पाइरोप्लाज्मा हेलिकल होते हैं। हेलिकल आप समझ रहे होंगे, स्प्रिंग जैसा, और ये कुछ बीमारियां पैदा करते हैं और ये भी प्रोकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोट का मतलब आप जानते ही हैं कि इनमें स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं होता है। फाइटोप्लाज्मा छोटे होते हैं, 100 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक के, यानी 1 माइक्रोन से छोटे होते हैं। स्पाइरोप्लाज्मा ये 100 से 240 नैनोमीटर का होता है। इसमें RNA और DNA दोनों होता है और ये फाइटोप्लाज्मा से छोटे होते हैं। फाइटोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है और इसी कारण ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं। आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि इनका अलग अलग समय में अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाता है। इनमें सेल वॉल नहीं होता है, बल्कि सेल के चारों तरफ तिहरी परत वाला 3 परतों वाला एक मेम्ब्रेन होता है जो लिपोप्रोटीन का बना होता है। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। फाइटोप्लाज्मा आर्टिफिशियल मीडियम पर नहीं उगाया जा सकता है। उस दिन भी मैं बताया था कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ये कोशिका रहित स्थान में नहीं उगाया जा सकता है और इसी कारण इसका अध्ययन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, कठिन होता है। फाइटोप्लाज्मा के वृद्धि के लिए स्टेरॉल की आवश्यकता नहीं होती है। फाइटोप्लाज्मा सामान्यतः ओवल होते हैं और कभी कभी इनकी रचना तंतु में भी दिखाई पड़ती है, फिलामेंटस दिखाई पड़ता है। यह अपवाद है। फाइटोप्लाज्मा में भी DNA और RNA दोनों होता है। अब मैं आपको स्पाइरोप्लाज्मा के बारे में बताऊं। डोई ने 1972 में इसकी खोज किया। ये स्पाइरोप्लाज्मा हेलिकल होते हैं और कुछ बीमारियां पैदा करते हैं। इनमें भी सेल वॉल नहीं होता है और इनके चारों तरफ भी 3 परतों वाली मेम्ब्रेन होती है। स्पाइरोप्लाज्मा को आर्टिफिशियल मीडिया पर उगाया जा सकता है, यानी ये फाइटोप्लाज्मा की तरफ से ऑब्लिगेट पैरासाइट नहीं होते हैं। इनको कल्चर मीडिया पर उगाया जा सकता है और कल्चर मीडिया में जो इनकी कॉलोनी होती है भुने हुए अंडे की जैसी होती है, फ्राइड एग जैसा दिखाई पड़ता है ये। और कॉलोनी में इस तरह के स्पाइरोप्लाज्मा बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और घने दिखाई पड़ते हैं।
स्पायरोप्लाज्मा की कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। स्पाइरल होती हैं, अंडाकार होती हैं अथवा हेलिकल होती हैं। और इनका आकार एक बार फिर आपको बता दूं कि ये 100 माइक्रोन से 100 नैनोमीटर से 240 नैनोमीटर तक के होते हैं। इनमें भी आरएनए और डीएनए दोनों होता है। स्पायरोप्लाज्मा में ये रोटेट करके इनमें मूवमेंट होता है, रोटेटरी मूवमेंट होता है। और स्क्रू जैसे इसमें मूवमेंट होता है। स्क्रू आप देखे होंगे, या वो स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में जिस तरह का मूवमेंट होता है, स्पायरोप्लाज्मा में भी उसी तरह का मूवमेंट होता है, जबकि फाइटोप्लाज्मा में कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो छात्रों, स्पायरोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा में जो एक मुख्य अंतर मैंने देखा कि हेलिकल होता है या स्पाइरल होता है। इसको कल्चर मीडिया पर उगाया जा सकता है और इसमें मूवमेंट होता है। फाइटोप्लाज्मा से ये इस प्रकार अलग है। अब मैं आपको फाइटोप्लाज्मा से होने वाली स्पायरोप्लाज्मा से होने वाली बहुत बीमारियों के बारे में बताऊंगा। छात्रों, अभी मैं आपसे बताया कि स्पायरोप्लाज्मा से कुछ पौधों में बीमारियां होती हैं। इसका मुख्य उदाहरण है सिट्रस, स्टब बॉर्न, कार्न स्टंट, कैरेट पर्पल लीफ डिसीज। तो ये स्पायरोप्लाज्मा से होने वाली बीमारियां हैं। मुझे उम्मीद है कि आप फाइटोप्लाज्मा और स्पोरोप्लाज्मा ठीक समझ लिए होंगे। आगे जब कभी इसकी चर्चा होगी तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, जिससे कि आपकी कक्षाएं ठीक से संचालित हो पाएंगी। अब इसके बाद मैं आपको वायरसेस के बारे में बताऊंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बीमारी उत्पन्न करने के लिए। एक चीज़ और स्पायरोप्लाज्मा में आप नोट कर लीजिएगा, ये भी बीमारी कीड़ों के द्वारा ही फैलती है और यह रोग कारक भी फ्लोएम में रहता है। और एफिड्स और साइलिड्स इसको भी ट्रांसमिट करते हैं। अब मैं वायरस के बारे में बताऊं, आप ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं कहा था कि आपको वायरसेस के बारे में बता रहा हूं। तो ये वायरसेस आप जानते हैं कि ये मीजोबायोटिक होते हैं। जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि रोग कितने तरह के कारकों के द्वारा होता है, तो मैंने बायोटिक, एबायोटिक और मीजोबायोटिक कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको बताया था। ये वायरसेस, जिसे हम हिंदी में विषाणु कहते हैं, ये मीजोबायोटिक होते हैं। इनको मीजोबायोटिक इसलिए कहते हैं, उस समय भी मैं बताया होऊंगा आपको कि ये लिविंग का भी कैरेक्टर रखते हैं और नॉन लिविंग का भी कैरेक्टर रखते हैं, इसलिए इनको मीजोबायोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वायरसेस हर हाल में किसी जीवित कोशिका में पाए जाते हैं और ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक का मतलब, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, जो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकें, उनको हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वायरसेस को सामान्य माइक्रोस्कोप से, लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। वायरसेस न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं और इनसे इन्फेक्शन होता है। वायरसेस, जैसा कि अभी मैंने बताया, हमेशा जीवित कोशिकाओं में रहते हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी पैथोजन होते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं और इनका आकार 200 मिली माइक्रोन
से अधिक नहीं होता है, ये काफ़ी छोटे होते हैं। आपको मैं बताऊं कि वायरसेस जब कोशिका में रहते हैं तभी ये बढ़ते हैं, क्योंकि इनके पास स्वतः का कोई एंजाइम नहीं होता है, कोई इनके अंदर कोई फूड मटेरियल नहीं होता है। ये सिंपली आरएनए अथवा डीएनए के बने होते हैं। कोई भी वायरस पार्टिकल के या तो आरएनए का बना होता है अथवा डीएनए का बना होता है। एक चीज़ और बता दूं आपको, मोस्टली जो प्लांट वायरसेस हैं ये आरएनए के बने होते हैं कुछ अपवादों के साथ, और जितने एनिमल वायरसेस होते हैं या बैक्टीरियोफेजेज होते हैं जिन्हें हम बैक्टीरियल वायरसेस कहते हैं, वो डीएनए के होते हैं। इन वायरस पार्टिकल्स पर एक प्रोटीन की खोल होती है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। छात्रों, वायरसेस एक ही तरह के न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, चाहे वो आरएनए हो या डीएनए हो। एक ही वायरस में दोनों ही न्यूक्लिक एसिड नहीं होंगे, या तो आरएनए होगा और डीएनए होगा, और इसके ऊपर एक प्रोटीन की खोल होती है। दूसरा जो है, मैंने अभी बताया था पहले भी, इसके पहले कुछ मिनट पहले, कि इनमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, इनका स्वतः का कोई एंजाइम नहीं होता है, इसलिए ये होस्ट सेल के राइबोसोम पर निर्भर करते हैं और इनके द्वारा जो है ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। दूसरे अपने जैसे वायरस पार्टिकल को होस्ट सेल के राइबोसोम के का उपयोग करके ये करता है, इसके पास अपना कुछ नहीं होता है। छात्रों, वायरसेस या तो आरएनए के बने होते हैं अथवा डीएनए के बने होते हैं, और मैंने अभी बताया था कि ये प्लांट पैथोजेनिक वायरसेस जो होते हैं मोस्टली आरएनए के बने होते हैं। कुछ अपवाद भी है इसमें, जैसे कैबेज मोजाइक वायरस, वो डीएनए का बना होता है। तो बहुत ही रेयरली कोई प्लांट वायरस डीएनए का होता है, मोस्टली आरएनए के बने होते हैं। वायरसेस अपने चल के नहीं जा सकते, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। इनका जो ट्रांसमिशन है एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर, ये मैकेनिकल होता है। यदि एक पौधा डिसीज्ड है और दूसरा स्वस्थ है और आसपास हैं, उनकी पत्तियां यदि आपस में रगड़ खाती हैं तो ये मैकेनिकली एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे चले जाते हैं। इंसेक्ट्स, इन्हें हम वेक्टर कहते हैं, और अधिकांशतः वायरसेस जो होते हैं इंसेक्ट्स के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। कभी केवल इंसेक्ट ट्रांसमिशन पर आपको एक वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूँगा, आप जानेंगे कि कितना इम्पोर्टेंस है इंसेक्ट का वायरल डिसीज़ के ट्रांसमिशन में। इन्फेक्टेड सीड्स के द्वारा, निमेटोड्स, सूत्रकृमि के द्वारा, एक सूत्रकृमि यदि किसी डिसीज्ड प्लांट पर अटैक करता है, फिर वो किसी हेल्दी प्लांट पर अटैक करता है, तो ये वायरस फैलता है। प्रोपोगेशन, आप जानते हैं कि प्रोपोगेशन कई तरह से होता है, जैसे आप गन्ने में देखें सेट्स के द्वारा होता है, कुछ पत्तियों के सेक्शन से बन जाता है, जैसे अजूबी का पत्ता। तो तरह तरह से प्रोपोगेशन होता है। इसके बाद यहाँ देखिए ग्राफ्टिंग है, बडिंग है, ग्राफ्टिंग है, क्या क्या है, इसके द्वारा वायरसेस फैलते हैं और इन माध्यम से ही वायरस किसी पौधे के अंदर घुस पाते हैं। तो छात्रों, ये वायरस के मुख्य लक्षण हैं। अब ये कौन कौन सी पौधों में बीमारियां पैदा करते हैं मैं आपको बताऊंगा। छात्रों,
आरएनए वायरसेस जो होते हैं, मैंने आपको बताया कि मोस्टली प्लांट वायरसेस आरएनए के बने होते हैं, जिसमें टोबैको मोज़ेक वायरस, बार्ली स्ट्राइप मोज़ेक वायरस, पोटैटो मॉप टॉप वायरस और टोबैको रैटल वायरसेस। मैं अभी आपको बताया कि डीएनए प्लांट वायरसेस में कमी पाया जाता है, फिर भी मैं आपको 4 एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये डीएनए वायरसेस होते हैं कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, बनाना बंची टॉप वायरस, मेज स्ट्रीक वायरस और शुगर बीट कर्ली टॉप वायरस। वैसे तो वायरसेस से बहुत सारी बीमारियां हैं, उनका सबका नाम इस समय मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। ये कुछ उदाहरण मैंने वायरल डिसीज़ेस के बताए, आरएनए वायरसेस के और डीएनए वायरसेस के। उम्मीद करता हूं कि ये क्लासरूम आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपका ज्ञान बढ़ा होगा, आप शुरू से आखिर तक देखे होंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल की सदस्यता ग्रहण करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आने वाले होली के त्यौहार को आनंदपूर्वक मनाएं। फिर होली के बाद आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।